हे गाइस, कैसे हैं आप। दिस इज अभिज्ञान फ्रॉम ज्ञान जोन। और गाइस, सबसे पहले तो आपको मैं 100 सब्सक्राइबर होने की खुशी में आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ। आप ही के वजह से हमारी फैमिली इतनी बड़ी हुई है यार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हमें पढ़ने का मोटिव है हमारा। आज हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है एडवांस भी हो जाए, लेकिन उतना भी एडवांस नहीं होगा कि आप लोग को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मोशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 9 और 11 दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मोशन पढ़ने के लिए मोशन का मतलब जानना जरूरी है। मोशन का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर कोई भी चीज अपने पोजीशन से मूव कर रही है, अपना पोजीशन बदल रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डब्ल्यू आर टी टू टाइम, ये डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू का ये है शॉर्ट फॉर्म, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड 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 ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एक्सप्लेन भी करता हूं, अभी तो डेफिनेशन ही बोला मैंने। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार होगा कि देखिए, आप लोग एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई ये देखिए, ये कार है, तीन पहियों वाली कार है ये, ठीक है। ये कार, ठीक है। ये उसके पहिए, ये चल रही है, इन मोशन है ये, ठीक है। ये चल रही है, आगे बढ़ रही है। और इस कार में एक बंदा यहाँ बैठा है जो ड्राइव कर रहा है, और एक बंदा उसके बगल में बैठा है, ठीक है। ऐसे बैठा है ये दोनों। एक बंदे ने यहां से नोटिस किया, नाम दे देते हैं इस सबको ए, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, ठीक है। ए ने बी को नोटिस किया तो ए के हिसाब से बी मोशन में था, क्योंकि चल रहा है ना भाई, अपना पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है। अब कोई भी चीज चलेगी, देखिए, जैसे मैं चल रहा हूं, अभी मैं चल रहा हूं यहाँ पे, तो अपना पोजीशन में टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा हूं, उसी हिसाब से मैं मोशन में भी हूं। देखिए, और ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है क्या। देखिए, ए ने बी को नोटिस किया, बी मोशन में था, क्योंकि ये गाड़ी चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है बी उसमें बैठा है तो मोशन में होगा हमारे लिए। लेकिन जो उस गाड़ी में बैठ के उसको नोटिस कर रहा है, क्या उसके लिए होगा? नहीं। देखिए, वो भी गाड़ी के, ये सी भी उसी गाड़ी में बैठे हैं जो गाड़ी चल रही है, और बी भी उसी गाड़ी, सेम गाड़ी में बैठे हैं दोनों। तो ये दोनों मोशन में, मतलब ये इसके लिए रेस्ट में है और इसके लिए मोशन में है, मतलब कि ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। चलिए एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आप लोग कभी भी अगर ट्रेन में बैठे होंगे तो आप लोग ने खिड़की के बाहर देखा होगा कि जो चीजें होती हैं, मतलब मान लीजिए आप लोग ट्रेन में हैं, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ट्रेन में हैं, ये ट्रेन, यहाँ पे पेड़, ये आप, ठीक है। आप ऐसे नहीं है, इससे लाखों गुना स्मार्ट हैं, लेकिन आसानी से बनाने के लिए कहती है। आप नहीं है, ये ए है, ये चलिए ए है ये, ठीक है। ए ने देखा क्या कि जब उसकी गाड़ी चल रही थी, ट्रेन चल रही थी, तो उसको ऐसा लग रहा है वो मोशन में नहीं है, लेकिन ये पेड़ पीछे की तरफ जा रही है। ऐसा आपको लगता है क्या कभी? हाँ, लगता है। लगता है भाई, सबको लगता है, ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अगला हमारा टॉपिक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? आपने आज तक मैकेनिक को देखा है? मैकेनिक, इसको रिलेट करिए, यहाँ पे एरो बना देता हूँ। मैकेनिक्स, ठीक है, रिलेट करिए। मैकेनिक्स शब्द में आप मैकेनिक पे ध्यान दीजिए। मैकेनिक, मैकेनिक को देखा है आप लोग ने? मैकेनिक क्या करता है? गाड़ियों को ठीक करता है, मतलब खराब गाड़ी, मान लीजिए ये गाड़ी खराब हो गई है, ये मैकेनिक के पास गया, ये मैकेनिक है, ये मैकेनिक बन गया,
ए ने ठीक कर दिया इस गाड़ी को, क्योंकि ये मैकेनिक है हमारा, ये टोपी पहन के इसने ठीक कर दिया। और ये मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का ब्रांच होता है, यहाँ पे कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देता हूँ मैं, फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन। गाड़ियाँ क्या करती हैं? मोशन करती हैं। तो भाई मैकेनिक्स शब्द से रिलेट करिए, ऐसा कुछ वैसा वो नहीं है कि मैकेनिक्स से मैकेनिक्स बना, ऐसा कुछ नहीं है। मैकेनिक्स अलग है, मैकेनिक अलग है, लेकिन रिलेट करिए, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ मोशन। किससे डील करेगा? मोशन से। मतलब कि अगर कोई भी चीज मोशन में है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये, अगर कोई भी मैकेनिक्स पढ़ रहा होगा ना तो वो कह सकता है कि मैकेनिक्स मतलब एक फिजिक्स का ही ब्रांच है जो मोशंस को डील करता है, ठीक है। अब आप लोग कई बच्चे सोच रहे होंगे फिजिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिक्स का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का ब्रांच होता है जिसमें जिसमें हम नेचुरल फिनोमिना से डील करते हैं। देखिए ये चौक ऊपर से नीचे गिर रहा है, किसके कारण गिरा? ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी लग रही है नीचे, ग्रेविटी खींच रही है, और मैं मोशन कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? नेचुरल फिनोमिना है, कर रहा हूँ मोशन, चल रहा हूँ, इसलिए ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ it is a branch of science which deals with natural phenomena, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के कुछ ब्रांच आते हैं, इन दोनों को मिटा देता हूं मैं। अब मैकेनिक्स के भी कुछ ब्रांच आते हैं, देख रहे हैं आप लोग, रिलेट करिए। यहाँ पे साइंस से आया क्या? फिजिक्स। फिजिक्स से आया हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से आएंगे तीन चीजें जो कि मैं यहां समझाता हूं, ठीक है। यहां समझा रहा हूं। एक होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एक होगा काइनेमेटिक्स, ये वाला इसको मिटा देता हूं मैं, एक मिनट, इसको मिटा दिया। अब ये वाले पे है हमारा डायनामिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मतलब मैं आपको बताता हूं। स्टैटिस्टिक्स मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे अभी मैं रेस्ट पे हूं, ठीक है। अब ज्यादा देर रेस्ट पे नहीं रहूंगा वरना पढ़ाऊंगा कैसे। स्टैटिस्टिक्स जैसे रेस्ट में हूं, अभी रेस्ट पे हूं मैं, तो उसी को कहेंगे कि अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है तो उसको हम कहेंगे कि वो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स क्या होता है? अगर कोई भी चीज मोशन कर रही है, मोशन तो कर रही है लेकिन कॉज ऑफ मोशन कंसिडर किए बिना, मतलब जैसे मैंने आपको धक्का दे दिया, आप लोग नीचे जाते हैं, बेहोश हो गए, मान लीजिए, एग्जाम्पल, प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, इसको आप लोग एग्जाम में मत लिख के आइएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको धक्का दिया, आप लोग नीचे गिर के बेहोश हो गए, आप लोग ने बोला भाई मैं मोशन में तो आया तभी ऊपर से नीचे गिरा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे धक्का किसने दिया, तो उसको कहेंगे कि ये केस है काइनेमेटिक्स का वाला। यही होता है, मतलब कि इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स का ब्रांच है in which objects in motion do not consider the cause of motion, ठीक है। cause नहीं रहता है इसमें, काइनेमेटिक्स में। और डायनामिक्स नाम से एकदम भयानक लग रहा है ना, तो इसमें कॉज भी रहता है। अच्छा, तो इसमें एग्जांपल वही लेते हैं हम लोग, मैंने आपको धक्का दिया, आप नीचे गिरे,
बेहोश हुए, लेकिन आपको याद रहा कि इसी आदमी ने गुनाह किया, इसी आदमी ने मुझे धक्का दिया है, यही है दोही दोषी 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 होता है। कॉज कॉज इसमें रहता है, ठीक है, कॉज इसमें कंसिडर किया जाता है। ये हो गया हमारा ये तीन इसके ब्रांच। अब आते हैं हम लोग 1D मोशन की तरफ। इसको मैं मिटा देता हूँ, बोर्ड साफ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। फिर हम लोग को पढ़ना है 1D मोशन, उसके बाद 2D मोशन, फिर 3D मोशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये होता क्या है, इसको साफ भी नहीं कर सकता, इसको हाथी पे मार लेता हूँ मैं, साफ हो गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या होता है, ये सब होते क्या है, तो रुकिए एक्सप्लेन करूंगा मैं भी, करूंगा क्या, कर दिया, लो कर दिया। 1D मोशन क्या होता है बता रहा हूं। देखिए जैसे कि 3 चौक ले लेता हूँ सबसे पहले, तो मैं नहीं एक ही चौक से हो जाएगा। हाँ देखिए ग्राफ देखा है आप लोग ने, यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना, तो तीनों चीज समझा दूंगा उसी पे। देखिए ये रहा हमारा ग्राफ, ऐसा होता है क्या ग्राफ, असल में ऐसा होता है। तो इसका नाम x हुआ, इसका नाम y हुआ, इसका नाम z x हुआ, मतलब ये x, ये y माइनस, और ये x माइनस। z का है x y z। कई लोग सोच रहे होंगे, ऐसा सोच रहे हैं ना आप लोग, जीनियस है, ठीक है। ABCD मत सोचिएगा कि वो भी होता है, बस 3 होते हैं। एक ऐसा होता है, ऐसा होता है जो आप लोग को बुक पे कैसे दिखाएंगे भाई, मतलब ऐसे कोई उभार के थोड़ी ना पकड़े रहेगा हमेशा बुक पे। और जितना ये आगे की तरफ होता है ना, उतना ही पीछे की तरफ होता है। मतलब कि देखिए किससे समझाऊं, देखिए हाँ, ये हमारा हो गया ये दोनों x और y, और ये देखिए ये बांसुरी हेल्प कर देगा, ये बीच से निकला रहता है, यहां से दिखा रहा हूं, ठीक है। ये ऐसा कुछ प्रकार का ग्राफ होता है हमारा, इस प्रकार का ग्राफ, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ हो गया हमारा। 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक z भी होता है, और पीछे वाले तरफ को कहेंगे z माइनस, ठीक है, और ये वाला आगे वाला z। अब इससे हम समझेंगे क्या होता है 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट शुरू किया चलना, मोशन में जाना शुरू किया, और वो ऑब्जेक्ट बस एक ही कोऑर्डिनेट पे मूव करता रहा, या तो y पे करता रहा, या x पे करता रहा, y माइनस पे करता रहा, x पे करता रहा, z माइनस पे करता रहा, z पे करता रहा, लेकिन एक ही कोऑर्डिनेट पे मूव करता रहा, तो उसको कहेंगे इट इज सेड टू बी हैविंग 1D मोशन। देन इट इज सेड टू बी हैविंग 1D मोशन। गाइस इतना अच्छा शायद ही आपको कोई समझा पाए, बुक में तो आप लोग ऐसे समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोग यहां तक देख रहे हैं तो आप लोग से गुजारिश करना चाहूंगा कि जल्दी से हमारे 150 सब्सक्राइबर करवाइए, उसके बाद आप लोग को ऐसा तोहफा मिलेगा कि मतलब एकदम धुआं उड़ा देगा वो तोहफा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 2D मोशन। 1D मोशन आप लोग को समझ आया होगा, अब 2D मोशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर 2 कोऑर्डिनेट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर 2 कोऑर्डिनेट पे मूव कर रहे हैं, x पे भी कर रहे हैं, y पे भी कर रहे हैं, जैसे मैं चलते चलते मुड़ गया, ठीक है, मुड़ गया मैं चलते चलते, तो 2 कोऑर्डिनेट पे मूव किया, मतलब कि 2 कोऑर्डिनेट हुआ, तो उसको कहेंगे हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन, यानी कि 2D मोशन। इसका फुल फॉर्म होगा 1 डायमेंशनल मोशन, इसका 2 डायमेंशनल मोशन। अब आता है हमारा लास्ट 3D मोशन, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 3D मोशन, अब नाइन्थ वालों को समझ आ ही रहा होगा अभी तक, 11th वालों को भी आ ही रहा होगा, इसीलिए अब 3D मोशन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल रहेगा, आप लोग ने पतंग उड़ते हुए देखा है, मतलब पतंग ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, ऊपर भी जाता है उतना ही। मान लीजिए देखिए ये रहा पतंग हमारा, ये उसका चोंच, यहां से उसका धागा जा रहा है। धागा बताइए सीधा क्यों नहीं होता, ये आप लोग का क्वेश्चन है।
कभी भी आप लोग पतंग देखेंगे उड़ते हुए, उसका धागा सीधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आप लोग का क्वेश्चन है, बताइए। आंसर आप लोग को लास्ट में बताऊंगा। ये उसका लटाई यानी कि चक्री, ठीक है, उस पर उसने धागा लपेट रखा है। देखिए अब ये पतंग कहीं भी जा सकता है, इधर भी जाता है, ऊपर भी जाता है, आगे भी आता है, कहीं भी जाता है, ठीक है। तीनों चारों पांचों दसों दिशाओं में जाता है, ठीक है, मतलब तीनों दिशाओं में जाता है, एक्स पे भी, वाई पे भी, जेड पे भी, उन तीनों कोऑर्डिनेट्स पे जाता है। इसलिए इसको कहेंगे इट इज सेड टू बी हैविंग 3D मोशन, ठीक है। अ काइट इज सेड टू बी हैविंग 3D मोशन, व्हाई? Because it travels in all the dimensional, on the all dimensions, all coordinates, ठीक है। 3D मोशन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, 2D भी आ गया होगा, 1D भी आ गया होगा, ठीक है। तीनों प्रकार के मोशन आप लोग को समझ आ गए। अब आते हैं हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोग ने कभी ना कभी सुना ही होगा, डिस्टेंस तो चलिए सुना भी होगा, डिस्प्लेसमेंट में कई लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, ताकि साफ सुथरा हो जाए और आप लोग को अच्छे से समझ आए, ठीक है। यहाँ पे पतंगे भी कट गए। डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे। डिस्टेंस का अगर मैं फॉर्मूला बोलूं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हो जाएगा इसका द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। मतलब कि जैसे हाँ ये आदमी है, वो इतना पूरा फील्ड कवर करते हैं, यहाँ से आते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मान लीजिए 4-4 मीटर का हर एक तरफ है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो 4-4 मीटर का हर एक तरफ है, और वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, इस पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस पॉइंट पे आके खड़ा हो रहा है तो उसका डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। कई बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता, तो मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक्चुअल लेंथ मतलब कि यहाँ से यहाँ 4 हुआ, यहाँ से यहाँ 8 हुआ, यहाँ से यहाँ 12 हुआ, और यहाँ से यहाँ 16 हुआ। सम कर देना हमें सारे तरफ का, मतलब जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। मान लीजिए अगर वो यहाँ का आधा ही डिस्टेंस कवर करता, तो आप लोग बता सकते हैं कितना डिस्टेंस होगा उसका। एक यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो 6 मीटर डिस्टेंस हुआ। और इसी पे डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट का आप लोग को डेफिनेशन बता देता हूं मैं, कि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है क्या, कि द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। मतलब कि एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसी एग्जांपल पे। यहाँ से यहाँ अगर बंदा जा रहा था, ये हमारा आदमी, तो उसका डिस्टेंस हो रहा था 16 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 0 मीटर कैसे? शॉर्टेस्ट लेंथ देखिए ना, यहाँ से यहाँ अगर आदमी आ जा रहा है वापस, तो देखिए तो 0 मीटर होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आप लोग दिन भर में कोई काम नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? हम लोग तो इतना पढ़ते हैं, काम ही नहीं कर रहे हम लोग। नहीं, पढ़ना तो ऐसे भी काम नहीं है, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, तो उसको हम नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं कि नो वर्क डन। अगर 0 है तो, लेकिन अगर 0 से ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे वर्क इज डन, ठीक है। ये हो सकता है हम लोग का। देखिए इस हिसाब से तो देखे कोई काम ही नहीं करता, सब लोग वहीं पे जाके सोते हैं जहाँ से उठ के आए हैं। मतलब बेड ये रहा हमारा, उसी बेड पे जाके सो गए, उसी बेड से उठे, इतना सारा काम किया, उसी बेड पे आके सो गए। डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन 0। लेकिन काम कर रहे हैं हम लोग, साइंस के लैंग्वेज में भले ही ना करें। देखिए अब इस हमारा क्वेश्चन था यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना। एक हमने थ्योरम पढ़ा था, क्या नाम था उसका? पाइथा समथिंग थ्योरम था। क्या थ्योरम हो सकता है? पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को।
यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वो राइट एंगल बना रहा है भाई, स्क्वायर है तो वैसे भी राइट एंगल बनेगा। तो क्या यहाँ से यहाँ तक का आप लोग लेंथ निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए हम लोग को ये दे रखा है क्या, ये और ये दे रखा है, ये आया, ये 4 मीटर था ना, ये 6 मीटर क्यों लिखा मैंने? यहाँ पे आधा ट्रेवल किया था उसने तो 2 मीटर हो जाएगा, ये 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम लोग चले तो आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 और 2 का स्क्वायर 20, मतलब 4 प्लस 16 प्लस 20 होगा ना, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से, तो उससे आया हमारा 20। ठीक है, तो यार फोन का मैसेज आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं फोन, पागल, छोड़ो। √20। ठीक है, तो ये उधर स्क्वायर उधर गया तो √20 हो गया। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर कोने में एलसीएम ले लेते हैं। 20 2 बार में 10, 2 बार में 5 और 5 बार में 1। देख सकते हैं इन दोनों का तो पेयर बन गया, मतलब कि ये दोनों तो निकल जाएंगे, मतलब इसमें से एक बाहर निकल जाएगा और बच क्या जाएगा हमारा बेचारा 5 बच गया, अंदर फंस गया बेचारा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2√5। शॉर्टेस्ट एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा? पाथ 2√5। ठीक है, ये ऐसे जैसे लग रहा है, पहले से यहाँ पे ये था। ठीक है, तो 2√5 हो गया हमारा ये डिस्प्लेसमेंट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करने का कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, बाद में उसका अभी आंसर भी करूंगा मैं, तब तक आप लोग ट्राई करते रहिए वीडियो पॉज करके, बाद में मैं भी ट्राई करूंगा। मतलब ट्राई क्या करूंगा, मैं तो बता दूंगा आंसर। ठीक है, आप लोग भी बताइए आंसर, कमेंट करिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक आदमी है, उसका डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, सर्कल है भाई। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? लेंथ तो दिया ही नहीं, ब्रेड्थ भी नहीं दिया बे यार, इतना आसान सा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ गया हम लोग का 2πr, डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हम लोग का क्या, वहां से घूम के यहाँ लास्ट में तो आ ही गया पागल जैसा, तो वर्क डन 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। अगर सर्कल आधा रहे तो 2πr का भी 2 मतलब πr, डिस्टेंस बता रहा हूँ। ठीक है, उसका भी आधा रहे तो इसको भी 2 से डिवाइड, उसका भी आधा रहे तो उसको भी 2 से डिवाइड, मतलब πr/4, उसका भी आधा रहे तो πr/8, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग को नहीं दिया हो, नहीं दिया हो ना कि कितना अगर उसका आधा है, तो आप लोग को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को क्लास 10 में मिलेगी, और उसका यहाँ पे कंसेप्ट घुसा रखा है, मतलब कंसेप्ट हम लोग घुसाएंगे। अभी अगला जो वीडियो आने वाला है ना, मैं बताऊंगा कि किसी भी थीटा एंगल पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। तो उसके लिए आप लोग को कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा, या अगर आप लोग वीडियो अपलोड होने के कुछ देर बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऐसे हो जाएगा। और अब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, अरे यार चौक गिर जा रहा है। ठीक है, तो इसको जल्दी से मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। चलिए इस वीडियो में ना बस स्पीड तक कवर करेंगे, बाकी ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए आप लोग को हम लोग बाद में अगले वीडियो में मैं बाकी पढ़ा दूंगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी तो वैसे कुछ नहीं होता, ये बस वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर। अच्छा, वेक्टर और स्केलर पढ़ाना भी रह गया ना, तो उससे पहले आप लोग को ये जानना होगा सॉरी, वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। वेक्टर को तो वैसे हम लोग 2 लाइन में डिफाइन नहीं कर सकते भाई,
कई यूट्यूबर्स करते हैं, बुक भी आप लोग की करती है यहाँ तक की, लेकिन जब आप लोग 11th में जाएंगे तो आप लोग पाएंगे कि वेक्टर के ऊपर इतना बड़ा चैप्टर है, तो उसको भाई आप लोग 2 लाइन में डिफाइन कैसे कर सकते हैं? 2 लाइन भी नहीं लेते यार, 3 शब्द लेते हैं गिन के, 3 शब्द गिन के, ठीक है। 3 शब्द क्या होते हैं वो बता देता हूँ, पहले ये स्केलर समझिए आप लोग। स्केलर समझिए तो स्केलर में आता है कुछ नहीं, मतलब कुछ होता ही नहीं है, मैग्नीट्यूड होता है बस। तो भाई मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है क्या? नहीं है कुछ। तो एक्सप्लेन करते हो एग्जांपल के साथ। देखिए मान लीजिए कि मेरे दोस्त ने बोला कि भाई इस दरवाजे पे ये हाँ ये अच्छा एग्जांपल रहेगा। ये देखिए ये रहा एक दरवाजा, ये दरवाजा है, ठीक है। मेरे दोस्त ने बोला कि जाएगा तो इस दरवाजे पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा ना तो खुल जाएगा। मैंने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, नहीं खुला। अबे 50 न्यूटन का ले ले फोर्स, नहीं खुल रहा भाई, खुलेगा नहीं। वैसे वो एक्चुअल दरवाजा नहीं है तो खुलेगा क्यों? अबे दोस्त ने पागल बना दिया, एक्चुअल दरवाजा है ही नहीं। एक्सप्लेन है, एग्जाम्पल है भाई, देखिए एग्जाम्पल है इसलिए इसको रियल लाइफ में मत लीजिएगा। देखिए उसने खुला ही नहीं, क्योंकि मान लीजिए दरवाजा अगर ऐसे खींचने पे खुलता था, मैं धक्का दिए जा रहा हूँ उसको, खुला ही नहीं। अब उसमें भाई मेरे दोस्त की भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, गलती है किसकी? मेरे दोस्ती की गलती है, उसने बताया क्यों नहीं किस डायरेक्शन में खींचना है। वेक्टर क्वांटिटी अगर वो बताता कि मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होए और डायरेक्शन भी होए, अगर वो ऐसा बताता तो भाई अभी तक मेरा दरवाजा खुल गया होता ना। मैं उस डायरेक्शन में फोर्स लगा देता, इधर फोर्स लगा देता, मैं खींच लेता उसको, पुल करता, तब से मैं पुश कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये होता है वेक्टर और स्केलर में बेसिक डिफरेंस। लेकिन 11th में जाएंगे तब जैसा मैंने कहा कि फुल एकदम बड़ा सा चैप्टर दे रखा है, तो किसी की गलती नहीं है, वो आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, या हम लोग वीडियो भी डाल देंगे बीच में, हो सकता है तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। स्पीड का कंसेप्ट अब हम लोग समझते हैं। सॉरी, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है एक स्केलर क्वांटिटी। किसी भी डायरेक्शन में हम लोग ऐसे ऐसे गाड़ी चला लें, बस गाड़ी चलाना है, स्पीड बढ़ाना है। स्पीड की फॉर्मूला बता देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है, हाँ यार तुम लोग ने देखा है, 7th में भी देखा है, 6th में भी देखा है, 8th में भी देखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखा है आप लोग ने 7, 6, 8 में, छोटी क्लासेस में देखा है आप लोगों ने। देखिए तो ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। स्पीड मतलब अगर स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन में अगर द रेट ऑफ चेंज इन मोशन, ठीक है, द रेट, यहां लिख देता हूं मैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी इन एनी डायरेक्शन, ऑल्सो इन एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन मतलब स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी डायरेक्शन में आप लोग अपना स्पीड बढ़ा दीजिए। स्पीड मतलब द रेट ऑफ चेंज इन मोशन, मतलब वही स्पीड, डेफिनेशन यही है, द रेट ऑफ चेंज इन मोशन। लोग पढ़ के ही समझ सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोशन मतलब कि मोशन में चेंज, जैसे पहले मैं 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, नहीं 1 मीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा हूँ 1 मीटर पर आवर के हिसाब से। अब अचानक से मुझ में फुर्ती आ गई, मैं 1 मीटर 1 सेकंड के हिसाब से चलने लगा, ठीक है, 1 मीटर 1 सेकंड से चलने लगा मैं, मतलब कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज इन मोशन हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने स्पीड एक्सेलरेट की है। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है अगले वीडियो में पता चलेगा। वेलोसिटी मतलब क्या होता है अगले वीडियो में पता चलेगा। इसीलिए आप लोग को दोनों वीडियो देखना जरूरी है, और इस चैप्टर के नोट्स आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे।
तो आप लोग के लिए आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोग को सब चीज समझ आए होंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्निंग।